टाइम था 24 जुलाई 1909 का, जब इंग्लैंड के स्टैमफोर्ड में जॉन जॉर्ज हैग का जन्म होता है। जब इसका जन्म हुआ तो इसके माता पिता की बहुत ज्यादा एज हो चुकी थी। इन दोनों की ही शादी को बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका था। इसकी माँ करीबन 40 साल की हो चुकी थी। इसके पिता 43 साल के थे। इन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि अब उन्हें शायद ही बच्चे हो पाएंगे। लेकिन उसके बाद जॉन का जन्म होता है। इसके जन्म के बाद इसके माता पिता दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन इसी टाइम इसके पिता की जॉब चली जाती है और जॉब की तलाश में वो स्टैमफोर्ड से आउटवुड चले जाते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने एक नया काम धंधा ढूंढ लिया और वहीं पर वो काम करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ अब जॉन धीरे धीरे कर बड़ा हो रहा था, लेकिन इसके माता पिता बहुत ज्यादा धार्मिक किस्म के थे। उन्होंने अपने बेटे को शुरुआती टाइम से ही ये बात बताना शुरू कर दिया, बाहर जाकर अपना टाइम वेस्ट मत करना। जैसे कि यहाँ आस पास में तुम्हारी एज के काफी सारे बच्चे यूं ही बाहर खेलते रहते हैं, तो तुम्हें ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें अपनी पढ़ाई वगैरह करनी है। जो कुछ भी तुम्हें खेलना वगैरह है तुम घर पर ही खेल लिया करो, और उसके अलावा तुम प्रेयर किया करो, धार्मिक किताबों को पढ़ा करो, और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना चर्च में बिताया करो। पहले तो जो कुछ भी इसके माता पिता इसे समझा रहे थे उसे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा था, और जैसा कि वो लोग कहा करते थे वो वैसा ही किया भी करता था। वो हर रोज सुबह और शाम चर्च में जाया करता था। जैसे जैसे अब उसे पढ़ना लिखना आ रहा था तो पूरा का पूरा दिन वो धार्मिक किताबें पढ़ता रहा करता था। धीरे धीरे कर टाइम बीतता रहता है और एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो करीबन 11 से 12 साल का हो चुका था। अभी तक उसका पूरा का पूरा फोकस इसी बात पर था कि उसे चर्च में जाना है, वहां पर धार्मिक किताबों को पढ़ना है, भगवान के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करनी है, और उसके बाद वापस अपने घर पर आकर बाकी जो इनके आस पड़ोस में और बच्चे रहते हैं उनके साथ तो इसे बात करनी ही नहीं है। क्योंकि बचपन में ही इसके पिता ने अपने बेटे को इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा डरा दिया था कि उनके फेस पर एक छोटा सा चोट का निशान था जिसके कारण कि उन्हें नील पड़ गया था। और उसके बाद जॉन के पिता ने अपने बेटे को समझाना शुरू किया कि बेटा जो ये बाहर बच्चे घूम रहे हैं ये काफी ज्यादा पापी किस्म के लोग हैं, और अगर तुम इसके साथ अपना टाइम बिताते हो तो इसकी भगवान तुम्हें सजा देगा। मैं जब छोटा हुआ करता था तो मैंने इन्हीं पापी लोगों से बातें कर ली थी और उसके बाद भगवान ने मुझे ये चोट दे दी। तो जॉन इस बात को लेकर बहुत ज्यादा घबरा जाया करता था कि अगर मुझसे भी ये पाप हो जाता है तो पता नहीं भगवान किस तरीके की मुझे सजा देंगे। तो वो सभी लोगों से दूर रहा करता था। लेकिन जैसे जैसे वो 11-12 साल का हो जाता है तो अब उसे ये बात परेशान करने लगती है कि वो अकेला इतने दिनों से रहता आ रहा था, अब वो आगे की जिंदगी इसी तरीके से नहीं बिता सकता था। उसे भी दोस्तों की जरूरत थी, ऐसे लोगों की जरूरत थी जिनके साथ कि वो बैठकर अपनी बातों को उन्हें बता सके और सामने वाले की बातों को सुन सके कि बाहर की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। तो अब वो ऊब तो चुका था इन सारी ही चीजों से, और उसके बाद उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि देखी जाएगी जो कुछ भी होगा। और उसने जो सबसे पहला पाप किया, जैसा कि उसके माता पिता ने बताया था, वो ये था कि वो कभी भी चुटकुलों वाली किताब ना पढ़े। तो वो उसने वही सारी की सारी चीजें करने की कोशिश की कि भगवान किस तरीके से मेरे सामने आएंगे मुझे बाद में सजा वगैरह देने के लिए। तो वो चुटकुलों वाली किताब पढ़ने लगता है। बहुत सारी कहानियों वाली किताबें जो छोटे बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, और इसके माता पिता ने साफ इनकार कर दिया था कि बेटा तुम्हें इन्हें तो छेड़ना ही नहीं है। उन सारी ही किताबों को अब वो पढ़ना शुरू कर देता है। वो पढ़ तो रहा था लेकिन दूसरी तरफ इसका इस बात पर भी ध्यान था कि भगवान कब आएंगे और उसे सजा देने वाले हैं। लेकिन ऐसा जब नहीं होता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद जब उसका स्कूल जाने का टाइम हुआ करता था तो वो अपने स्कूल जाकर हर रोज भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई किया करता था। उसके माता पिता ने साफ साफ ये बात बोल रखी थी कि जब भी तुम्हारा गेम का पीरियड हो, बाहर सारे के सारे बच्चे खेल रहे हो, तो तुम्हें उनके पास कभी भी नहीं जाना है। तो अपना तुम क्लास में ही बैठकर जितना भी तुम्हारा काम तुम्हारे टीचर ने करवाया है उसी काम का रिवीजन तुम करते रहा करो। तो ऐसा ही अभी तक ये किया करता था, और यही कारण था कि अभी तक ये हमेशा ही क्लास में फर्स्ट आता रहा था। तो अब उसके दिमाग में ये बात आई कि पिछली बार मैंने वो सारी की सारी किताबें पढ़ी तो भगवान ने आकर मुझे दर्शन नहीं दिए, मुझे किसी भी तरीके की सजा नहीं दी, तो
क्यों न मैं अब इन बच्चों के साथ खेल कर देखूं, हो सकता है भगवान अभी मेरे सामने आ जाए। वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ कुछ भी अजीब नहीं होता है। इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था और उसके दिमाग में ये बात आने लगी कि क्यों न मैं अब ये बात अपने माता पिता को बताऊं। लेकिन उसके दिमाग में ये भी था कि अगर वो बता देता है तो हो सकता है उसके माता पिता को गुस्सा आ जाए और उसके बाद उसके ऊपर और ज्यादा बंदी से आ जाए। अब उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा है तो उसे इसे एंजॉय करना चाहिए और अगले काफी दिनों तक यही सारे के सारे काम वो करता रहता है। अब वो धीरे धीरे कर बड़ा हो जाता है, उसकी 12th कंप्लीट हो चुकी थी। जितने भी डिग्री और डिप्लोमे वो करना चाहता था उन सभी को वो कंप्लीट कर चुका था और अब वो एक इंजीनियर बन चुका था। एक अच्छी सी कंपनी में उसे जॉब मिल चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो जाकर जॉब को ज्वाइन करता है वहां पर अपने सारे के सारे सीनियर अधिकारियों को देखता है जिनका कि अब काफी अच्छा लाइफस्टाइल था। तो वो उन्हें देखकर ये बात सोचता है कि इनके पास आखिरकार किस चीज की कमी है। लेकिन खास बात यह है कि इन लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है और अगर मेरे पास इतना सारा पैसा आ जाता है तो मैं भी बिल्कुल इसी तरीके की जिंदगी जी पाऊंगा। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए उसके दिमाग में ख्याल आने लगते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा किस तरीके से कमा सकता है। और उसने सोचा कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा तो बहुत सारे पैसे उसके पास आ जाएंगे। और वो उस कंपनी में जी तोड़ मेहनत करता है। वो इतनी ज्यादा मेहनत करता है कि 1-1.5 साल के अंदर अंदर उसे बेस्ट एम्प्लॉय बना दिया जाता है। बहुत सारे लोग अब उसे पसंद करने लगे थे, सारी चीजें बिल्कुल फिट चल रही थी। एक एक बंदा उसे फेस से जानने लगा था उस ऑफिस में। लेकिन अभी भी दिक्कत वाली बात यह थी कि इसके पास ज्यादा पैसे नहीं आ रहे थे। तो उसने यही बात सोची कि वो और ज्यादा मेहनत करेगा और अगले लगभग 2-3 सालों तक वो जमकर मेहनत करता है। और अब तो पूरे के पूरे ऑफिस का एक एक बंदा इसे फेस से जानने लगा था। इसके लिए हमेशा ही मदद के लिए तैयार वो लोग रहा करते थे। इसके बॉस ने इसे काफी सारे प्रमोशन उस टाइम तक दे दिए थे। लेकिन अभी भी दिक्कत वाली बात यह थी कि अभी भी इसके पास इतना पैसा नहीं आ रहा था कि ये हाथ खोलकर अपना खर्चा कर पाए, छोटी मोटी चीजों के लिए ये ना सोचे। तो अब इसके दिमाग में ये बात आने लगी कि यार मुझे पैसा चाहिए, मेहनत तो मैं बहुत ज्यादा करके देख चुका हूँ, तो और पैसा कमाने के अब शॉर्टकट तरीके क्या हैं। और उसी टाइम उसे समझ में आता है कि इस पूरे ही ऑफिस में ये सारे लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। उसको कहीं पर भी जाने की आजादी थी पूरे ही ऑफिस में, क्योंकि सभी लोग इसके ऊपर भरोसा किया करते थे। तो वो अपनी कंपनी में ही इस टाइम चोरी करना शुरू कर देता है। इनका इंपॉर्टेंट डाटा ये बाहर बेच दिया करता था, जिससे कि इसके पास अब काफी सारे पैसे आने लगे थे। और जिस तरीके की इसने सोची थी कि इस तरीके की मेरी लाइफ होगी, वैसे ही अब इसकी जिंदगी बनती जा रही थी। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब इसके बॉस को ये बात पता चल जाती है कि पिछले काफी दिनों से हमारी कंपनी का डाटा लगातार लीकेज हो रहा है और उसे लीकेज करने वाला कौन है। तो वो जॉन को अपने पास अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसके बाद उसने जितना भी रायता बिखेरा था उसके बारे में उसे बता देते हैं। जॉन उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर प्लीज आप पुलिस को मत बुलाइएगा। तो उसके बॉस ने कहा कि आज तक तूने जितनी भी मेहनत हमारी कंपनी के लिए की है, मैं उसके बदले पुलिस को तो यहाँ पर नहीं बुलाने वाला। मैं समझ सकता हूँ कि इसमें तुम्हारी बेइज्जती होगी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा किस चीज की जरूरत पड़ गई, ऐसी क्या नौबत तुम्हारे ऊपर आन पड़ी कि तुमने ऐसा काम कर दिया। तुम जैसा होनहार एम्प्लॉय आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा था। हाँ, मैं अब पुलिस को तो यहाँ पर नहीं बुला रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कंपनी में भी नहीं रख सकता। और ये बात बोलकर उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है। और अभी तक जॉन ने विट्राइस हैमर नाम की एक 21 साल की लड़की से शादी कर ली थी। इसकी जिंदगी में एक बच्चा भी आ चुका था। और जैसे ही ये अपनी कंपनी से निकाल दिया जाता है, ये वापस अपनी घर पर आकर चेक करने लगता है कि अब वो क्या कर सकता है। तो उसे पता चलता है कि उसके पास जिस तरीके की डिग्री है, डिप्लोमे है, जितने की इसने नंबर और एक्सपीरियंस इसके पास है, उसके हिसाब से इसे और कंपनियों में जॉब बड़े ही आसानी से मिल जाएगी। ये वहां पर जाता है, एक नई कंपनी में जाकर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन वहां पर भी कुछ एक दिनों तक मेहनत कर लेने के बाद वहां पर भी ये चोरी करना शुरू कर देता है। और उसके बाद उस कंपनी को भी इस बारे में पता चल जाता है और उसे उस कंपनी से निकाल दिया जाता है। इस टाइम इसके ऊपर धोखाधड़ी के काफी सारे चार्जेस लग चुके थे और आखिर में इसे थाने भेज दिया जाता है। उसे जेल हो जाती है और जैसे ही उसे जेल होती है तो उसकी पत्नी को इस बारे में पता चल जाता है कि पिछली बार किस कारण से इसे जॉब से
निकाला गया था और अब की बार वाली कंपनी ने तो इसे जेल में ही डाल दिया है, जिसके चलते अब उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि इसके पति ने कुछ एक ऐसे कांड कर दिए और इसके कारण अब इनकी भी बेइज्जती हो रही है, जिसके चलते उसकी पत्नी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। और जब उसने अपना 1.5 साल का टाइम उस जेल में बिताया तो उसे बीच काफी सारे उसके दिमाग में ख्याल आते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वो गलती कर रहा है जिसके कारण कि बार बार उसे इस तरीके से पकड़ लिया जाता है और उसके बाद एक तो बेइज्जती होती है और दूसरा उसे जेल जाना पड़ता है। तो उसका जो एक मेन फोकस वाली बात थी उसे ये समझ में आती है कि ये लोग, जब भी मैं किसी की कंपनी में चोरी करता हूँ तो वो लोग मुझे पकड़ लेते हैं, बाद में पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। अगर वो लोग खुद ही जिंदा ना बचें तो क्या होगा, वो हो सकता है कंपनी ही मेरे नाम हो जाए। और इसी तरीके से काफी सारी वो अब अटकलें लगाने लगता है कि वो अपने लिए क्या कुछ कर सकता है जिससे कि उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए और इसी तरीके से बार बार उसे जेल ना जाना पड़े। तो ये सारे ही प्लान इस टाइम वो जेल में बना रहा था और जैसे ही उसकी सजा पूरी होती है तो वो वापस आकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है, क्योंकि ये एक इंजीनियर था, इसे काफी सारे केमिकलों का भी ज्ञान था। काफी सारी किताबें वो आकर अपने घर पर पढ़ने लगता है और इसी टाइम उसे एक ऐसे केमिकल के बारे में पता चलता है कि अगर वो उसकी मदद से लोगों का कत्ल करना शुरू कर दे तो उसके बाद उसे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर नॉर्मली देखा जाए, अगर वो किसी को मार डालता है तो अब की बार तो वो चोरी के जुर्म में जेल गया था, अगली बार तो हो सकता है उसे फांसी हो जाए, तो उसे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और वो केमिकल था सल्फ्यूरिक एसिड, उसे इस बारे में पता चल चुका था कि अगर वो किसी भी व्यक्ति को मार डालता है तो सबसे मेन दिक्कत यही आती है कि इसकी वो बॉडी का क्या करेगा। तो अगर वो उस बॉडी को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देता है तो अगर जिस तरीके से कि इसने किताबों में पढ़ा था वो बॉडी पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। तो वो बाजार जाता है, एक गिलास सल्फ्यूरिक एसिड अपने साथ लेकर आता है, क्योंकि उसे सबसे पहले तो प्रैक्टिस इस चीज के ऊपर करनी थी, क्योंकि हो सकता है कल को ये एक बंदे को भी मार दे, उस केमिकल में भी डाल दे, लेकिन वो केमिकल उसे अच्छे तरीके से गायब कर ही ना पाए जिस तरीके से कि उसने किताबों में पढ़ा था। तो वो सबसे पहले एक चूहे का जुगाड़ करता है और जो सल्फ्यूरिक एसिड वो थोड़ा सा अपने साथ लेकर आया था उस चूहे को उस सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देता है। और लगभग अगले 3 से 4 घंटों बाद दोबारा से आकर जब उस चूहे को वो चेक करने लगता है तो उसने पाया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ एक कीचड़ जैसी चीज इकट्ठा हो चुकी है, बाकी इसके नीचे कोई भी चूहे के अवशेष नहीं है। इस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, लेकिन अब उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि आधा या 1 गिलास सल्फ्यूरिक एसिड का तो जैसे तैसे कर वो जुगाड़ कर लेगा, लेकिन अगर एक पूरे ही व्यक्ति को एक सल्फ्यूरिक एसिड के ड्राम में उसे डबोना है तो उसे काफी ज्यादा मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा। और इसके लिए वो क्या कर सकता है, तो उसने सबसे पहले अपने लिए एक फर्जी कंपनी को खोला और उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट दिखाकर वो काफी सारा सल्फ्यूरिक एसिड का जुगाड़ कर लेता है। उसने एक छोटे से कमरे का भी जुगाड़ कर लिया था जो कि एक काफी ज्यादा वीरान इलाके में था। वहां पर उसने एक बड़ा सा टब रख लिया था जिसके के अंदर वो एक आदमी को काफी अच्छे से डाल सकता था। और अब उसे अपने विक्टिम्स की जरूरत थी, जिसके तौर पर वो काफी सारे लोगों से मिलता है और उन्हीं में से एक था विलियम। ये इससे पहले भी काफी बार मिल चुका था और अपनी सारी की सारी सिचुएशन जाकर जब वो उसे बताता है कि यार मुझे तो जॉब से निकाल दिया गया है, कुछ एक ऐसे कारण रहे थे, मुझे अच्छे से जॉब में सैलरी वगैरह नहीं मिल रही थी, तो विलियम उससे थोड़ा प्रभावित हो जाता है कि ये बंदा इतना ज्यादा टैलेंटेड है, पिछले काफी दिनों से मैं इसे जानता हूँ। पहले तो इसके कंपनी वाले भी इसकी बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे, लेकिन पता नहीं आजकल उन्हें क्या हो गया है जिसके चलते वो उसे अपने साथ रख लेता है और उसे अपने सारे के सारे बिजनेस का मामला संभलवा देता है कि भाई मैं यहाँ पर कुछ एक ऐसा काम करता हूँ, मुझे एक अच्छे से एम्प्लॉय की जरूरत है और अगर तू ही यहाँ पर आ रहा है तो तुझसे अच्छा कौन हो सकता है। क्योंकि विलियम जॉन के ऊपर काफी ज्यादा विश्वास किया करता था, वो उसे अपने फैक्ट्री के बारे में काफी सारी चीजें संभलवा देता है, काफी सारे डिपार्टमेंट वो उसे संभलवा देता है और उसके बाद लगभग अगले 6 महीनों तक ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहते हैं। विलियम इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश था कि जॉन, जो कि अब नया नया उसने अपना एम्प्लॉय रखा है, एक तरीके से वो उसका दोस्त ही है, ये जमकर मेहनत यहाँ पर कर रहा है। लेकिन विलियम को इस बारे में तो पता ही नहीं था कि ये सारा का सारा जॉन का प्लान है, ये तो इसका बिजनेस यहाँ पर बैठकर सीख रहा है। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब
जॉन विलियम को ये बात कहता है कि आजा तू मेरे साथ चल, मैं तुझे कुछ एक चीजें दिखा कर लाना चाहता हूँ। और विलियम भी उसके ऊपर विश्वास कर लेता है कि ये मेरा इतना अच्छा दोस्त है तो ये मेरे साथ कोई दगा तो करने से रहा, जिसके चलते वो उसे उसी एक छोटे से रूम में लेकर जाता है जहां पर कि उसने वो सारा का सारा पहले से ही तामझाम जचा रखा था। और वहां पर ले जाने के बाद उसने पहले से ही अपने साथ एक हथौड़ा ले रखा था। वो पीछे से विलियम के सिर पर हमला कर देता है। विलियम अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं नीचे गिर जाता है और जॉन से पूछने लग जाता है कि आखिरकार उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन जॉन दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर हमला करता जाता है। और उसके बाद उसकी पूरी की पूरी बॉडी को उठाकर जो वो साइड में टब उसने पहले से ही जुगाड़ करके बना रखा था सल्फ्यूरिक एसिड वाला, उसमें उसे डाल देता है। डालने के बाद उसे अच्छे से ऊपर से ढक कर वो वहां से चला जाता है और उसके बाद अगले दिन आकर उसे संभालने लगता है। लेकिन अब दूसरी तरफ उसने इस बारे में भी पहले से ही प्लान बना लिया था कि इसके माता पिता इस बारे में जरूर पूछेंगे कि उनका बेटा विलियम कहां पर है। तो वो पहले से ही उनके घर पर जाकर सारी की सारी बातें उनके माता पिता को बताने लग जाता है। उसने विलियम के माता पिता को बताया कि विलियम तो किसी काम के सिलसिले में अमेरिका चला गया है, पता नहीं उसे वहां पर अब कितना टाइम लगने वाला है। उसने यही बात कही थी कि मैं आकर आप लोगों को इस बारे में बता दूं। और विलियम के माता पिता भी जॉन के ऊपर पूरा विश्वास किया करते थे, तो वो लोग यही बात कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, उसको कुछ ना कुछ बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर जाना तो पड़ता ही है, तो आज वो अमेरिका चला गया होगा। और उसके बाद तो वो दोनों ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच जब जॉन को बार बार पैसों की जरूरत पड़ा करती थी तो वो विलियम के माता पिता के पास आ जाया करता था और ये बात कहा करता था कि आपके बेटे को अमेरिका में पैसे की जरूरत है, जिसके चलते उसने मेरे पास इस तरीके से कांटेक्ट किया है। और उसने ये बात कही है कि वो घर से जाकर इसके माता पिता से पैसा ले ले। उसके माता पिता पैसा दे दिया करते थे क्योंकि उन्हें लगा करता था कि शायद उनके बेटे ने मंगवाए हैं और जो ये इनके बेटे का दोस्त है ये कौन सा झूठ बोलेगा, जिसके चलते वो उसे पैसा दे दिया करते थे। और उस सारे ही पैसे से जॉन इस टाइम अय्यासियां कर रहा था। जिस तरीके से कि उसने सपने देखे थे कि वो ऐसा करेगा वैसा करेगा, वो सारे के सारे ख्वाब अब उसके पूरे हो रहे थे। बार बार वो उनसे जाकर पैसे लेकर आ रहा था। लेकिन इसी टाइम विलियम के माता पिता को भी शक होने लगता है कि पता नहीं उस लड़के के तो गए हुए काफी दिन हो चुके हैं, अभी तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। ऐसे भी कौन से काम के सिलसिले में वो उलझ गया है कि अब तो पूरे तरीके से उसने अपने परिवार को भुला ही दिया है। तो वो जॉन से ही इस बारे में कहते हैं और जॉन ये बात कहता है कि चलो ठीक है, आप लोग कहते हैं तो मैं आपकी बात उस तक पहुंचा दूंगा। और अगले ही दिन जॉन वापस आकर इन्हें कहने लगता है कि उसके पास ज्यादा टाइम तो नहीं है, वो कुछ एक देर के लिए यहाँ पर आने वाला है इंग्लैंड में, उसके बाद दोबारा से वो अमेरिका चला जाएगा। तो आप लोग प्लीज अगर आपसे उनसे मिलना ही चाहते हैं, वो भी आपसे मिलना चाहता है क्योंकि टाइम काफी ज्यादा बीत चुका है, तो आप लोग मेरे साथ चल पड़िए। और वो उनके दोनों ही माता पिता को लेकर उसी छोटे से कमरे में आ जाता है जहां पर कि काफी दिन पहले उसने विलियम को हथौड़े की मदद से मार दिया था। और जैसे ही उसके बूढ़े माता पिता को वो यहाँ पर लेकर आता है तो बिल्कुल इसी तरीके से इन दोनों के भी सिर पर वार करता है और दोनों को ही मार डालता है। और दोनों को ही एक अलग अलग जो वहां पर दो कंटेनर उसने रख रखे थे उस एसिड के उसमें डाल देता है। और उसके बाद 2 दिन बाद आकर वो उसे संभालने लगता है। और अब तो इन दोनों के भी शरीर पूरे तरीके से कीचड़ में तब्दील हो चुके थे। और आखिर में अब उस कंपनी को तो संभालने वाला कोई और था नहीं, जिसके चलते वो कोर्ट में जाता है और वहां पर जाकर कहने लगता है कि जनाब इस तरीके से ये मेरा पार्टनर था, ये पिछले पता नहीं काफी दिनों से लगातार गायब चल रहा है। मैं इसके घर पर भी गया था, इस टाइम इसके माता पिता भी वहां पर नहीं है, आखिरी टाइम में ये अमेरिका चला गया था। वैसे भी जॉन काफी ज्यादा फर्जी किस्म का आदमी था, 2 नंबरी बंदा ये था, तो उसे फर्जी कागज तैयार करवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और उसने ये बात साबित कर दी कि वो बंदा इस फैक्ट्री में मेरे साथ पार्टनर था और इस टाइम वो पूरे तरीके से गायब हो चुका है, जिसके कारण मुझे इस फैक्ट्री को कंट्रोल करने में, इसे अच्छे से चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो प्लीज आप लोग इस फैक्ट्री का पूरा कंट्रोल मुझे दे दीजिए। और जैसे ही कल को वो वापस आएगा तो मैं उसका सारा का सारा ये जो उसके हिस्से की फैक्ट्री वगैरह है मैं उसे संभलवा दूंगा। जज उसके इन सारी ही चीजों को देख लेने के बाद, सारे कागज कार्रवाई को कंप्लीट कर लेने के बाद उसे फैक्ट्री संभलवा देता
देता है। और अब तो जॉन पूरे तरीके से मजे ले रहा था, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। और जब भी उसके पास पैसे की कमी होती तो वो उस फैक्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा बेच दिया करता था। उसके बाद उसके पास पैसे आ जाया करते थे, और पैसे ही आ चुके हैं तो अब कमी किस चीज की है। उसके बाद वो धीरे धीरे कर जुआ खेलना शुरू कर देता है, अय्यासियों में पैसा उड़ाने लगता है। हद से ज्यादा अब इसके पास पैसा आ चुका था। तो इसी टाइम उसे पता चलता है कि शहर में एक काफी ज्यादा महंगा होटल है, और वहां पर उस होटल में रहने वाले लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। तो वो उसी होटल में जाकर रहने लगता है, और जब भी पैसे की जरूरत पड़ती तो वो उसी फैक्ट्री का कुछ एक हिस्सा बेच दिया करता था। धीरे धीरे कर ये लगभग पूरी की पूरी फैक्ट्री बिक चुकी थी, और अब इसके पास पैसे की भी कमी होने लगी थी। तो अब उसने दोबारा से अपना दिमाग चलाना शुरू किया कि किस तरीके से वो और ज्यादा पैसे कमा सकता है, ताकि अपना वो कम से कम खर्चा तो निकाल पाए। और इसी टाइम उसने न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन देखी, एक पति पत्नी अपना घर बेचना चाहते थे क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत थी। तो वो उनके घर पर जा पहुंचता है, और वहां पर उसकी मुलाकात डॉक्टर अकीवाल से होती है। उसने सारी की सारी बातें बताई कि भाई पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, और यही कारण है कि अब हमें हमारा घर बेचना पड़ रहा है। तो वो उनके पूरे ही घर में अच्छे तरीके से घूम फिर लेने के बाद, उसे पूरा ही अच्छे से चेक कर लेने के बाद ये बात कहता है कि मुझे आपका ये घर बिल्कुल पसंद है, बताइए आप इस घर के कितने पैसे लेना चाहते हैं। और इसी टाइम उसने उसकी दीवार पर काफी सारी बंदूकों को भी देखा। इस कपल को बंदूकें इकट्ठा करने का बहुत ज्यादा शौक था, और जॉन ने वहां से एक बंदूक चुरा ली। उसके बाद वो वापस अपने घर पर आ जाता है, और यहाँ पर आने के बाद अगले दिन उस कपल के पास ये संदेशा भिजवाता है कि इसी तरीके से उसने पैसे का जुगाड़ कर लिया है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उसने तैयार कर लिए हैं, तो प्लीज वो आकर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन कर दे और अपने पैसे लेकर चले जाएं। और ये स्वीट कपल वहीं पर जा पहुंचता है जहां पर कि जॉन ने उन्हें बुलाया था, और ये कोई और जगह नहीं, वही कमरा था जहां पर कि जॉन पहले ही 3 लोगों की जान ले चुका था, अपने उसी फैक्ट्री वाले पार्टनर की और उसके माता पिता की। तो जैसे ही ये स्वीट कपल वहां पर पहुंचता है तो उसने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रख दिए कि ये मेरा सूटकेस रहा, इसके अंदर सारे के सारे पैसे भरे हुए हैं, प्लीज आप साइन कर दीजिए। और डॉक्टर ओकीवॉल उसके ऊपर साइन कर भी देते हैं। लेकिन जैसे ही साइन किए जाते हैं तो पीछे से 2 गोलियां चलाई जाती हैं, क्योंकि जॉन ने जो वो बंदूक चुराई थी वो इन्हीं के लिए चुराई थी। अब इन दोनों को भी मार डाला था उसने, और उसके बाद जो कुछ भी पहले वाली काई जो थी, जो 2 लोगों को पहले ही वो मार चुका था, उन्हें साफ करके, क्योंकि यहाँ पर साइड में ही एक गंदा नाला था, उनमें उन्हें बहा देता है। और जो ये 2 नई डेड बॉडी यहाँ पर आई थी इन्हें उनमें डाल देता है। और उसके बाद अब उसके पास एक नया घर आ चुका था, क्योंकि डॉक्टर ओकीवॉल ने जब वो अपनी जान गंवा चुके थे उससे पहले ही साइन कर दिए थे। और उसके बाद वो दोबारा से इस घर को रीसेल कर देता है। अब इसके पास दोबारा से बहुत सारे पैसे आ चुके थे, तो अब वो अपने इस काम को थोड़ा और लेवल पर बढ़ाना चाहता था, जिसके चलते उसके दिमाग में ये बात आई कि इस छोटे से कमरे में 2 या 3 लोगों से ज्यादा एक टाइम में वो ठिकाने नहीं लगा सकता, तो क्यों ना वो एक बड़ी जगह ले ले। और उसके तौर पर उसने एक बंद पड़ी फैक्ट्री ले ली जो कि काफी ज्यादा गंदी थी, लेकिन उसे गंदी होने से या फिर ज्यादा साफ होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे तो यहाँ पर छोटा सा एक कोना चाहिए था जहां पर कि वो इंसानों को पूरे तरीके से ठिकाने लगा पाए। अब उसके पास बहुत सारे पैसे हो चुके थे, तो अब उसने अपना काम धंधा ये लोगों को ठिकाने लगाने वाला थोड़ा बढ़ा लिया था। तो अगले विक्टिम की वो अब तलाश करने लगता है। और इसी टाइम ओलिव नाम की एक महिला उसके सामने आती है। उसने ये बात बताई कि उसने अपने पूरी ही जिंदगी के पैसे इकट्ठा करके एक छोटी सी फैक्ट्री डालने के बारे में सोचा है। वो डुप्लीकेट नेल्स बनाना चाहती है, और इसके तौर पर एक इंजीनियर की मदद तो उसे चाहिए ही होगी। और जिस तरीके से कि उसने उसका नाम सुना था जॉन का, पुरानी इसकी जो कंपनी वगैरह थी उनके हिसाब से, तो वो इसके पास आ पहुंचती है और आकर कहने लगती है कि मुझे इस तरीके से आपकी मदद की जरूरत है, अगर आप मेरी मदद कर दें तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी तरफ अगर जॉन को देखा जाए तो वो तो अपने विक्टिम की तलाश में था। जैसे ही ओलिव उसके पास पहुंचती है तो वो तैयार हो जाता है कि मैडम ये बताइए कि मैं आपके लिए कर क्या सकता हूँ, हर एक तरीके से मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ओलिव भी तैयार हो जाती है। उसने अपनी जिंदगी के जितने भी पैसे इस टाइम इकट्ठा कर रखे थे वो सारे के सारे वो लगाने के लिए तैयार हो जाती है। और दूसरी
दूसरी तरफ जॉन भी ये बात कहता है कि आप जो ये अच्छा सा काम कर रही हैं ये मेरे को भी बहुत ज्यादा पसंद आया और मेरी तरफ से थोड़े से पैसे रख लीजिए, मेरी भी थोड़ी सी साझेदारी हो जाएगी आपके इस बिजनेस में और जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा होगा वो आप मुझे भी दे दीजिए करिएगा। ओलिव भी इस बात के लिए तैयार हो गई और इन दोनों ने ही मिलकर फैक्ट्री स्टार्ट कर दी और फैक्ट्री शुरू हुए करीबन 1.5 से 2 साल का टाइम हुआ होगा। काफी अच्छे से वो फैक्ट्री प्रोग्रेस कर रही थी कि इसी टाइम एक दिन ऐसा भी आया जब जॉन जाकर ओलिव से ये बात कहता है कि मुझे लगता है कि जिस जगह पर हम लोग इस टाइम काम कर रहे हैं ये जगह थोड़ी छोटी है, तो क्यों न हम लोग एक बड़ा कारखाना खरीद लें। मैंने एक ऐसा कारखाना देख रखा है जो कि काफी ज्यादा बड़ा है और हमारे काम के हिसाब से वो बिल्कुल फिट है। ओलिव इस बात के लिए मान जाती है, वो उसके ऊपर पूरा भरोसा किया करती थी और वो उसके साथ चली जाती है। लेकिन जॉन उसे अपनी उसी फैक्ट्री में लेकर जाता है जो कि उसने स्पेशली तौर पर इंसानों को ठिकाने लगाने के लिए बनाई थी, क्योंकि अब ये इसका पार्टनर भी था और आगे तो वो वही सारे के सारे काम करने वाला था जैसा कि उसने अपने फर्स्ट बिजनेस पार्टनर के साथ किया था। वो उसे वहां पर लेकर जाता है और सीधा का सीधा उसके सिर में गोली मार देता है और अपने केमिकल वाला जुगाड़ तो उसने पहले से ही यहाँ पर शिफ्ट कर लिया था। उसके बाद वो उसे वहीं पर डाल देता है उस केमिकल में और उसके बाद वापिस अपनी फैक्ट्री में जाकर काम करने लग जाता है। 2 से 3 दिन का टाइम बीत चुका था। उसके बाद वो वहां पर पुलिस स्टेशन में जा पहुंचता है और वहां पर जाकर बताने लगता है पुलिस वालों को कि जनाब मेरा इस तरीके से एक पार्टनर था, आज के टाइम में पता नहीं वो पूरे तरीके से कहां पर गायब हो गया है, लेकिन उसके गायब होने के बाद से मेरी जो फैक्ट्री का काम है वो पूरे तरीके से उलझ चुका है, तो प्लीज आप लोग इस फैक्ट्री का पूरे तरीके से कंट्रोल मुझे दे दीजिए ताकि जब भी वो बाद में मेरा दोस्त आएगा मेरा पार्टनर, मैं उसे बाद में उसका हिस्सा संभलवा दूंगा। लेकिन इसी टाइम ओलिव की एक और दोस्त पुलिस वालों के पास जा पहुंचती है और उन्हें सारी की सारी बातें बताने लगती है कि जनाब जो ये बंदा उसका पार्टनर होने का दावा कर रहा है आखिरी टाइम में ये उसी से मिली थी और उसके बाद वो पूरे तरीके से गायब हो गई। आज तक नहीं पता कि आखिरकार वो गई तो गई कहां पर। तो मुझे पूरा का पूरा शक है कि उसके गायब होने के पीछे यही रहा होगा। तो जॉन मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो खुद जाकर पुलिस वालों को इस बारे में बताया था, पुलिस वालों ने उसे ढूंढा भी था, लेकिन आखिर में जब वो नहीं मिलती है तो मैं अब फैक्ट्री को तो ऐसे ही अबेंडेंट नहीं छोड़ सकता था, अब मुझे उसे तो संभालना ही होगा। लेकिन जब पुलिस वालों ने इसके पुराने इतिहासों को चेक करना शुरू किया कि हाँ भाई पहले तो तूने एक कंपनी में चोरी की थी, उसके बॉस ने तेरे को बकस दिया था, कुछ भी नहीं कहा था तुझे, लेकिन उसके बाद तूने दूसरे व्यक्ति के साथ धोखा किया था, दूसरी कंपनी में भी तूने धांधली की थी, 1.5 साल के लिए तुझे जेल में रहना पड़ा था, उसके बाद एक बंदे के साथ तूने बिजनेस किया था वो गायब हो गया, उसके माता पिता गायब हो गए और सारे के सारे इसके पुराने जो रिकॉर्ड थे वो पुलिस वालों ने चेक कर लिए। और उसके बाद पुलिस वाले इसी से पूछताछ करने लगते हैं कि चल ठीक है, लेकिन तू ये तो बता कि उस महिला ने अपनी सहेली को ये बात बताई थी कि आखिरी टाइम में तो उसे एक फैक्ट्री दिखाने के लिए लेकर जा रहा है, वो फैक्ट्री जरा हमें भी तो दिखा दे। तो जॉन इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है और उसे उसी फैक्ट्री में लेकर जाता है और बताता है कि जनाब मैं तो बस उसे ये दिखाने के लिए लाया था, उसके बाद मैं अपने रास्ते निकल गया और वो अपने रास्ते, अब मुझे नहीं पता कि वो कहां पर गई होगी। तो इसी टाइम जब पुलिस वाले यहाँ पर आए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर काफी गंदी बदबू आ रही है और ये बदबू उसी एसिड की थी। और जब पुलिस वालों ने जाकर उस ड्रम को खोला और चेक करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि जनाब यहाँ पर इस ड्रम में पता नहीं ये क्या एक कचरा सा भरा खड़ा है, इसके ऊपर बहुत सी अजीबोगरीब चीज यहाँ पर तैर रही है, मानो ये तो एक कीचड़ हो। तो जॉन बताना शुरू करता है कि जनाब ये फैक्ट्री पिछले काफी दिनों से यहाँ पर बंद पड़ी है, उसका कुछ एक केमिकल यहाँ पर पड़ा था और जरूर इस केमिकल में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट गिर गए होंगे, यहाँ पर आसपास में पड़ा हुआ कोई सामान इसके अंदर गिर गया और उसके बाद ये यहाँ पर गंदा हो गया होगा। लेकिन जब पुलिस ने इस केमिकल की तहकीकात काफी ज्यादा अच्छे से की तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ ये कीचड़ ही नहीं जबकि इंसान के काफी सारे अवशेष भी मौजूद हैं। बहुत सारी हड्डियां इस टाइम इस केमिकल में पड़ी हुई है और इसका मेन कारण ये था कि जॉन लगातार उसी केमिकल का यूज करता जा रहा था। लगातार अभी तक इस केमिकल में इसने 5 लोगों को ठिकाने लगा दिया था। ये छठा बंदा था और अभी तक शायद इस केमिकल की कैपेसिटी कम हो चुकी थी, जिसके चलते उसके सारे के सारे मांस को तो इस केमिकल ने खत्म कर दिया, लेकिन वो हड्डियों को नहीं गला पाया। और ये सारा का सारा सबूत जब पुलिस के हाथ लगता है तो उसे पकड़कर अपने साथ वो लोग लेकर जाते हैं और जब उससे पूछताछ की जाती है तो उसने काफी सारे ऐसे खुलासे पुलिस के सामने करने शुरू किए जिससे कि वो इस बात को साबित कर पाए कि वो दिमागी तौर पर थोड़ा घूमा हुआ है। उसने कहा कि जनाब, मैंने उन लोगों को मारने से पहले उनके खून को एक गिलास में निकाल लिया था, मैंने पीने की उन्हें कोशिश की थी और वो सच में ही पीने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट था। लेकिन वहां पर काफी सारे ऐसे डॉक्टर्स भी बैठे हुए थे जो कि इसकी इन सारी ही हरकतों को बड़े ही आराम से बैठकर सुन रहे थे। लेकिन उनका ये कहना था कि ये बंदा अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि जो कातिल दिमागी तौर पर कमजोर होता है, मेंटली उसे कोई ना कोई दिक्कत होती है, उसे फांसी नहीं दी जा सकती, तो ये अपने आप को बचाने के लिए ये सारे बहाने लगा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे सही सजा मिलनी चाहिए। और उसके बाद कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई और कुछ इस तरीके से उस दरिंदे को मौत की सजा सुनाई जाती है। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्या आप लोगों ने ये कहानी पहले कभी सुनी थी? और इसके अलावा दोस्तों मैं इसी तरीके के बहुत सारे ट्विस्टेड केस यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट मंजीत सिंह पाटिल को, एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।